हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं भोज ओपन यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड पेपर। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पेपर डिस्कस कर चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रीवियस वीडियोस की लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट प्रमेय की लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। सो फ्रेंड्स, कार्नोट प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैंने इसको प्रीवियस मेरे वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही अच्छे से। इसे ड्राइव किस प्रकार से होता है या सभी चीज़ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कार्नोट प्रमेय की वीडियो दे दूँगा ताकि आप उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, आप कार्नोट प्रमेय को उस वीडियो से समझ सकते हैं, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन क्या है, इसकी क्षमता की परिभाषा दीजिए। ऊष्मा इंजन क्या होता है? तो ऊष्मा इंजन वह युक्ति होती है जो ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। इन्हें ऊष्मा इंजन कहते हैं। ये इंजन ऊष्मा के उच्च ताप से निम्न ताप पर प्रवाहित होने के गुण का उपयोग करके बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऊष्मा इंजन को और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने यह वीडियो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊष्मा इंजन क्या है, इसकी क्षमता, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड क्षमता क्या होती है, क्षमता इंजन की क्षमता क्या होती है, इसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। और जब आप इसको ड्राइव करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप जरूर से ऊष्मा इंजन एंड कार्नोट प्रमेय देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। सो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 ऊष्मा इंजन की क्षमता होती है। अतः अवशोषित ऊष्मा यहाँ पे Q1 होती है और जो निष्कासित ऊष्मा होती है वह Q2 होती है। सो ऊष्मा इंजन की क्षमता की आप डेफिनेशन यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। आप उस वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। किसी इंजन के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस इंजन की दक्षता कहते हैं। किसी इंजन के द्वारा एक चक्र में ली गई ऊष्मा तथा उस ऊष्मा के द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसकी निष्पत्ति को हम उस इंजन की क्षमता कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप उस वीडियो में जाके और भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप दोनों क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अगर मैं उन्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। सो फ्रेंड्स, जो मैक्सवेल के चारों ऊष्मागतिक समीकरणों की व्युत्पन्न करना है हमें, तो ये जो मैक्सवेल का समीकरण है वह आंतरिक ऊर्जा से संबंधित है। सो हमें पता होनी चाहिए आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो आंतरिक ऊर्जा आप हेडिंग डाल देंगे, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो है U एक ऊष्मागतिक चर होता है। यह वह ऊर्जा है जो निकाय के आणविक संगठन तथा आणविक गति के कारण होती है। निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा उसकी अणुओं की गति के कारण आंतरिक गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बलों के कारण आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार देखें तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du प्लस dw, आंतरिक ऊर्जा प्लस तंत्र के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होती है किसी तंत्र में छोड़ी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा। तो वही यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार देखें तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw हो जाएगा, क्योंकि किस ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी सिस्टम के द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा जो होती है वह उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा और उस सिस्टम के द्वारा या उस सिस्टम पे किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। यह मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एंड जो आंतरिक ऊर्जा हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि आंतरिक मैक्सवेल का जो समीकरण है वह आंतरिक ऊर्जा के लिए दिया गया है। सो आंतरिक ऊर्जा हम के थ्रू हम उनको ड्राइव करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू कर सकते हैं। हमने इसे पक्षांतरित कर दिया है। अब चूंकि जो डी क्यू है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं टी डी एस, और जो डी डब्ल्यू है उसे हम पी डी वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में कार्य को हम लिख सकते हैं। एंड एंट्रोपी और टेम्परेचर के फॉर्म में हम ऊष्मा को लिख सकते हैं।
सो यहाँ पे डी एस जो है वह एंट्रोपी में परिवर्तन को एवं डी वी जो है आयतन में परिवर्तन को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियोस को देखिए। मैंने जो केमिस्ट्री के बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट अरेंज किया हुआ है उसमें आप टॉपिक वाइज अगर ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस प्रकार से आया है। सो आंतरिक ऊर्जा के से मैक्सवेल का प्रथम नियम हम ड्राइव करते हैं, फिर सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हम ड्राइव करेंगे। सो आंतरिक ऊर्जा से मैक्सवेल का प्रथम समीकरण हम डेवलप कर रहे हैं। यदि किसी निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अगर हम ये मान रहे हैं, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। और अभी हमने देखा है कि डी यू को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी एस डी क्यू के स्थान पे और पी डी एस डी डब्ल्यू के स्थान पे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब चूंकि जो आंतरिक ऊर्जा है यहाँ पे एंट्रोपी और वॉल्यूम के पर निर्भर कर रही है, तो एस और वी पे यहाँ जो एस है एंट्रोपी को व्यक्त कर रहा है और जो वी है वो वॉल्यूम को व्यक्त कर रहा है, और इसमें आंतरिक ऊर्जा निर्भर कर रही है, तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा के लिए क्या फलन हो जाएंगे, अर्थात जो आंतरिक ऊर्जा यू है इसके फलन क्या हो जाएंगे, एस और वी, एंट्रोपी और वॉल्यूम हो जाएंगे। अब हम भी का आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको क्लियर होगा तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा का आंशिक अवकलन करना है, तो ये डेल यू अपॉन डेल एस, क्योंकि एस अगर फलन है तो हम एस के रिस्पेक्ट में उसका आंशिक अवकलन करेंगे, एंड वी को हम फलन मानेंगे तो वी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे। तो यह हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस वी डेल एस डी एस एंड डेल यू अपॉन डेल वी डी वी हो जाएगा। समीकरण एक हमने पहले दे चुका था और समीकरण दो इसे हम दे देंगे। तो समीकरण एक और दो की जब हम तुलना करते हैं तो आप देखिए दोनों पक्ष में डी यू है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो सकते हैं। जब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना करेंगे और तो क्या वैल्यू आएंगी, टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस बी डी पी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एस, ये इक्वेशन आएंगी। लेकिन जो डी एच है वह यथासंबंध अवकल है, उसे अवकलित किया जा सकता है। अतः हम यहाँ पे फिर से आंशिक अवकलन कर लेंगे, डेल अपॉन डेल भी डेल यू अपॉन डेल एस भी, और ये एस जो है एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एस बड़े कोष्ठक के बाहर रहेगा, एंड डेल अपॉन डेल एस डेल यू अपॉन डेल भी एस, और ये यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वॉल्यूम बाहर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एस और वी जो कि एंट्रोपी और वॉल्यूम जो है वह फलन है आंतरिक ऊर्जा के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी डेल टी अपॉन डेल भी एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस भी। यह ही मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध है। जो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा समीकरण है इसके थ्रू अब हम सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे मैक्सवेल का। हमने प्रथम संबंध ड्राइव कर चुका है। सो पहले हमें मालूम होना चाहिए हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो इसे नियत आयतन का ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं। इसे अक्षर कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं तथा इसकी परिभाषा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। क्या है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू यू जो कि आंतरिक ऊर्जा है माइनस टी एस, जहाँ यू निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा जो टी है वह ताप तथा एस जो है एंट्रोपी है। विभव एफ भी निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है, अतः यथा आवश्यक अवकल राशि यह भी निकाय की का विस्तृत गुण है। अब हम यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण किस प्रकार से ड्राइव करेंगे, देखिए इस समीकरण के थ्रू हम ड्राइव करेंगे। किसी ऊष्मागतिक निकाय के लिए हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का संबंध निम्न है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। यह हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का इक्वेशन है। एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी डी एस, जो यू है आंतरिक ऊर्जा को और टी डी एस जो है एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है तो इसकी हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, हम इसका अल्प परिवर्तन निकाल रहे हैं तो हम इसका डी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों में डी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे हम। डी कैपिटल एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस हो जाएगा। अब जब आप इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको अगर याद हो फॉर्मूला होता है कि
डी वाई बाई डी एक्स एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स एफ टू एक्स होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, उसके थ्रू यह हुआ है। इस इक्वेशन 3 हमने दे दी है। ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से हमें मालूम है, देखो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी होता है, ये हमने प्रथम नियम देखा था। और डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस एन, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इसे हमने इक्वेशन 4 दे दिया है। अब इसे समीकरण 4 से समीकरण 3 से समीकरण 4 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। में मान रखेंगे अब हम यहाँ पे एफ डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस हो जाएगा। हमने वैल्यू पुटअप की तो डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी डी वी, हम लिख सकते हैं माइनस एस टी डी हो जाएगा। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊर्जा फलन जो है कैपिटल एफ वह चर वॉल्यूम और टेम्परेचर का फलन है। वॉल्यूम और टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा है जो मुक्त ऊर्जा फलन एफ है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ वी टी। एफ का आंशिक अवकलन कर लेंगे अब हम। आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ डेल के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन होता है। डेल मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अभी जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किया हुआ है, तो इसी प्रकार डेल एफ अपॉन डेल वी टी डी वी हो जाएगा प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी वी डी टी हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 6 दे दिया है। अब देखिए आप यहाँ पे 5th दीजिएगा इसे इक्वेशन। इक्वेशन 4th एंड 5th की जब हम तुलना करते हैं गाइज, वो समीकरण मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। आप 4th के स्थान पे 3, 5th कर लेना एंड 5th के स्थान पे 6 कर लेना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब हम तुलना करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वी इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस पी, तथा डेल एफ अपॉन डेल टी वी इज इक्वल टू माइनस एस आता है। चूँकि जो डी एफ है एक यथा आवश्यक अवकल है, अतः हम इसको जब वैल्यू रखते हैं डेल अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल वी, और v के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए v यहाँ पे v वेरिएबल है एंड t वेरिएबल है, तो इज इक्वल में डेल अपॉन डेल v डेल f अपॉन डेल टी वी, t आ जाएगा बड़े कोष्टक के बाहर। अब जब हमने इन्हें सॉल्व किया तो डेल p अपॉन डेल टी v इज इक्वल टू माइनस डेल s अपॉन डेल वी टी आ जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम जो माइनस चिन्ह है उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। यही मैक्सवेल का द्वितीय ऊष्मागतिक संबंध है। इक्वेशन 2 हमने ड्राइव कर चुका है। अब हमें 3rd इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम एंथैल्पी का यूज़ करेंगे। एंथैल्पी के थ्रू हम मैक्सवेल का 3rd इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा एंथैल्पी कुल ऊष्मा फलन। एंथैल्पी को जो है हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी भी क्या होती है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यह फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 3rd ईयर सभी का टॉपिक है, कॉमन है और आप समझ सकते हैं। तो एंथैल्पी की कुल ऊष्मा फलन क्या हो जाएगा, इसे हम अक्षर H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऊष्मागतिकी निकाय की एंथैल्पी की परिभाषा को हम निम्न समीकरण द्वारा देते हैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, जहाँ पे U जो है निकाय की आंतरिक ऊर्जा, P दाब को और V जो है आयतन विभव को रिप्रेजेंट करता है। H भी निकाय की अवस्था का एक अद्वितीय फलन है, अतः यथासंभव यह अवकल राशि है, क्योंकि यह भी एक अवस्था ही फलन है। एंथैल्पी H जो है भी निकाय का एक विस्तरण गुण है, अतः तृतीय नियम इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम T और P के रिस्पेक्ट में इसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा प्रेशर और एंट्रोपी के फॉर्म में। T डेल टी अपॉन डेल पी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ डेल टी अपॉन डेल पी एस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस इज पी हो जाएगा इस इक्वल में। 3rd इक्वेशन डायरेक्ट ड्राइव कर दिया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, आंसर काफ़ी लॉन्ग हो रहा था इसलिए। एंड 4th इक्वेशन हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के थ्रू मैक्सवेल का 4th इक्वेशन ड्राइव करेंगे। गिब्स मुक्त ऊर्जा के थ्रू हम इसे ड्राइव करेंगे। इसे नियत दाब पर ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा को। इसे अक्सर हम G से रिप्रेजेंट करते हैं मुक्त ऊर्जा को। एन किसी ऊष्मागतिक निकाय की गिब्स फलन G की परिभाषा निम्न समीकरण द्वारा हम देते हैं, G इज इक्वल टू T माइनस T
एस। या हम इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू प्लस पी ई वी माइनस टी एस या एफ इज इक्वल टू पी वी। यहाँ प्रतीक के सामान्य अर्थ हैं विभव जी भी निकाय की अवस्था का एक अद्वितीय फलन है, अतः यथासंभव यहाँ भी देखो जो अवकल फलन जो निर्भर कर रहे हैं वह अवकलित होते हैं, तो इसका मान भी निकाय के आकार पर निर्भर करता है, अतः यह निकाय का एक विस्तीर्ण गुण है। तो हम इसका को भी हम आंशिक अवकलन कर लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल हो जाएंगे पी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी डेल वी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल पी टी। यहाँ मैक्सवेल का चतुर्थ ऊष्मागतिक संबंध है। आई होप आपको चारों इक्वेशन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनोनिकल असेंबल, माइक्रो कैनोनिकल असेंबल एवं ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल की व्याख्या कीजिए। सो कैनोनिकल या फिर हम इसे विहित समुदाय भी कहते हैं, तो ये होता क्या है चलिए देखते हैं। ऐसा समुदाय समूह जिसमें सभी निकाय एक जैसे हो तथा आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो विहित समुदाय कहलाता है। इसके साथ साथ अब जो समुदाय हैं, समुदाय में उपस्थित प्रत्येक जो निकाय हैं उनका आयतन जो है बी ए, वह उनमें उपस्थित अणुओं की जो संख्या है वह भी समान होती है, एन रहती है, तथा समुदाय का जो प्रत्येक निकाय है वह सुचालक दीवार द्वारा अलग अलग रहता है। यह जो है आप देख सकते हैं चित्र में टी एन भी, टी यहाँ पे अणुओं का टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है और एन जो है उनकी अणुओं की संख्या है। एन आप यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है अलग अलग है और एक सुचालक दीवार के द्वारा अलग अलग किए गए हैं। सो इस प्रकार का जो समुदाय होता है वह कैनोनिकल या विहित समुदाय कहलाता है। हम देखते हैं माइक्रो कैनोनिकल समुदाय या फिर हम इसे कहते हैं सूक्ष्म विहित समुदाय। तो बृहद विहित समुदाय अत्यधिक संख्या में परस्पर स्वतंत्र निकायों का एक ऐसा समूह होता है। ये सभी विलगित निकाय एक जैसे होते हैं। प्रत्येक निकाय की जो ऊर्जा होती है वह ई होती है, अणुओं की संख्या आयतन समान होता है इसमें और ऊर्जा ई होती है और यह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अभी जो कैनोनिकल समुदाय था उसमें वह एक दूसरे से अलग अलग थे लेकिन एक सुचालक दीवार के थ्रू एड थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ सभी से पृथक पृथक है, अलग अलग है, स्वतंत्र हैं। इसके प्रत्येक निकाय एक दूसरे से दृढ़ तथा ऊष्मारोधी दीवार द्वारा अलग किए हुए होते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऊष्मारोधी दीवारों के द्वारा यह अलग अलग है। फर्स्ट में जो था कैनोनिकल समुदाय में ऊर्जा का आदान प्रदान हो जा रहा था, सुचालक दीवार के द्वारा अलग थे, लेकिन यहाँ पे एक रुद्धोष्म दीवार के द्वारा वह अलग है, ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होता। तो यह है फ्रेंड्स आप चित्र में जो देख रहे हैं ई वी एन, जो बॉक्स में है ई ऊर्जा को व्यक्त कर रहे हैं, एन वॉल्यूम को और एन उसमें उपस्थित अणुओं को। तो यह होता है माइक्रो कैनोनिकल या सूक्ष्म विहित समुदाय। अब हम देख लेते हैं बृहद विहित समुदाय। सो फ्रेंड्स, बृहद विहित समुदाय या फिर हम इसे कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल समुदाय। बृहद विहित समुदाय अत्यधिक संख्या में परस्पर स्वतंत्र निकायों का ऐसा समूह होता है जिसके ताप T1, आयतन भी तथा रासायनिक विभव जो है म्यू समान होता है। यहाँ पे रासायनिक विभव होता है म्यू समान होता है और इसके प्रत्येक निकाय एक दूसरे से दृढ़ सुचालक तथा पारगम्य दीवारों द्वारा पृथक्कृत होते हैं। यहाँ सुचालक दीवार भी होती है, साथ ही साथ पारगम्य भी होती है, इसमें अणु एक दूसरे को पार कर सकते हैं। तो यह होता है बृहद विहित ग्रैंड कैनोनिकल समुदाय, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें यहाँ इनका टेम्परेचर टी होता है, वी वॉल्यूम होता है और जो रासायनिक विभव होता है वह म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह सुचालक तथा पारगम्य दीवार के द्वारा पृथक्कृत होते हैं। अभी हमने देखा था जो कैनोनिकल समुदाय है वह सुचालक दीवार के द्वारा पृथक्कृत था, लेकिन जो माइक्रो कैनोनिकल समुदाय था वह दृढ़ ऊष्मारोधी दीवार के द्वारा पृथक्कृत था। लेकिन जो बृहद विहित समुदाय है यह जो है सुचालक तथा पारगम्य दीवार के थ्रू पृथक्कृत होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा क्या है समझाइए। सो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा आप हेडिंग डाल लेंगे। अभी हमने मैक्सवेल का समीकरण जब ड्राइव किया था, सो हमने हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के थ्रू ही ड्राइव किया था। सो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा होती क्या है
इसे नियत आयतन पर ऊष्मागतिक विभव भी हम कहते हैं। इसे जो है अक्षर कैपिटल F के थ्रू व्यक्त किया जाता है तथा इसकी जो परिभाषा है निम्न समीकरण के द्वारा दी जा सकती है। कैपिटल F इज इक्वल टू U माइनस टी एस, जहाँ U निकाय की आंतरिक ऊर्जा, T ताप तथा S एंट्रोपी है। विभव F भी निकाय का अवस्था का अद्वितीय फलन है अतः यथा आवश्यक यह अवकल राशि है। यह भी निकाय का एक विस्तीर्ण गुण है। आई होप आपको हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा क्लियर है। एंड अब आप यहाँ पे चाहें तो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से मैक्सवेल का ऊष्मागतिक संबंध बता सकते हैं। जो हमने मैक्सवेल समीकरण व्युत्पन्न किया है वह आप इसमें यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। सो आप नीचे कर लीजिएगा अगर आपको आपका आंसर बढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांक का विकिरण नियम समझाइए तथा इसका सूत्र लिखिए। सो फ्रेंड्स, प्लांक का विकिरण नियम समझाना है हमें और इसका सूत्र भी लिखना है। सो प्लांक का विकिरण नियम क्या है? देखिए, आप प्लांक का क्वांटम परिकल्पना आप हेडिंग डाल लेंगे। प्लांक ने माना कि एक कृष्ण पिंड विकिरण कोष्ठ में केवल विकिरण ही नहीं होते हैं बल्कि उसमें आणविक ऊर्जा के सरल आवर्ती दोलित्र भी उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य एवं विकिरण के ऊर्जा के बीच जो ऊर्जा का अवशोषण है वह उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा या फिर हम फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होती है, वह संवेग होता है। प्रत्येक जो अलग अलग फोटोन है उनकी अलग अलग ऊर्जा होगी और अलग अलग संवेग होता है। वह फोटोन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, जो फोटोन होता है उसकी जो ऊर्जा होती है विकिरण की उसके अनुक्रमानुपाती होती है तथा फोटोन की अर्थात जो फोटोन की ऊर्जा है उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे बोला गया है विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती और आवृत्ति को हम म्यू से व्यक्त करते हैं। सो आप यहाँ पे म्यू या वी कर सकते हैं। म्यू आप लिखिए, ई अनुक्रमानुपाती म्यू। अब यहाँ पे देखिए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा। तो एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। और यहाँ पे आपको मालूम है संवेग को हम पी से व्यक्त करते हैं। एक फोटोन का संवेग पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1/c होता है। तो यहाँ पे हम h/c E/c लिख सकते हैं या फिर HV/c हो जाएगा ये, जहाँ h एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक भी कहते हैं। इसका मान जो है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल हो इंटू सेकेंड होता है। प्लांक का विकिरण सूत्र अगर हम ड्राइव करें तो प्लांक का विकिरण सूत्र आप हेडिंग डाल लेंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण कोष्ठ में आवृत्ति परास जो होती है वी होती है, वी प्लस डी बी अगर हम लेके चलें में ऊर्जा का घनत्व जो होता है आवृत्ति परास बी ए और बा बी डी वी के प्रति एकांक आयतन में दोलित्र की संख्या इंटू एक दोलित्र की औसत ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, म्यू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू एन वी डी वी इंटू ई। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आवर्ती परास भी व वी प्लस डी बी के प्रति एकांक आयतन में दोलित्र की संख्या क्या हो जाएगी, एन भी एकांक आयतन की हम बात कर रहे हैं, डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 8πv² dv/c³ ये हो जाएगा। तथा एक दोलित्र की औसत ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू hv/E/NhV/kT-1 हो जाएगा। ये औसत एनर्जी का फॉर्मूला है। अतः समीकरण 3 में जो है एन वी डी वी तथा एनर्जी ई के मान रखने पर आवर्ती परास भी व डी वी प्लस डी में ऊर्जा का घनत्व क्या हो जाएगा, यू वी डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 8πv² dv/c³ इंटू HV/RT-1 हो जाएगा। अतः यू वी डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8πhv³ dv, क्योंकि v ऊपर चला जाएगा, अपॉन c³ e⁻hv/kT-1 हो जाएगा। यही प्लांक का विकिरण सूत्र है
फ्रेंड्स आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्या आपको समझ में नहीं आया है, दैट्स वाई मैं वीडियो अपलोड कर दूं और आपको समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्मी डीराक सांख्यिकी को समझाइए। फर्मी डीराक सांख्यिकी को समझाइए, यह हमारा क्वेश्चन था। तो फर्मी डीराक सांख्यिकी की मूल अभिकल्पनाएं निम्नलिखित है फ्रेंड्स। फर्स्ट है, निकाय के जो सभी कण हैं एक जैसे लेकिन अविभेद होते हैं। अविभेद होते हैं निकाय के कण। निकाय में कुल कणों की संख्या नियत रहती है। निकाय की कुल ऊर्जा जो है वह नियत रहती है। निकाय के कणों की स्थिति अर्ध विषम पूर्णांक होती है। स्थिति लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप स्थिति कर लीजिएगा। अर्ध विषम पूर्णांक होती है। निकाय के कण पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, अतः एक कला कोष्ठिका में केवल एक कण ही रह सकता है। कला कोष्ठिका में दो कणों के आपस में बदलने से सूक्ष्म अवस्था नहीं बदलती है। एंड सेवंथ है, कला आकाश में कला कोष्ठिकाओं की संख्या निश्चित होती है। यह था फर्मी डीराक सांख्यिकी के अभिकल्पनाएं। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की शर्तें लिखिए तथा इसके वितरण नियम स्थापित कीजिए। वॉस-आइंस्टीन सांख्यिकी की निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, निकाय के सभी कण सर्वसम अविभेद होते हैं तथा प्रत्येक कण का चक्रण शून्य अथवा पूर्णांक होता है। सेकेंड है, कला आकाश में प्रत्येक कला कोष्ठिका का आयतन निश्चित h की पावर q होता है तथा h यहाँ पे जो है प्लांक नियतांक है। अब हम इसके वितरण नियम की स्थापना कर लेते हैं। माना n सर्वसम तथा अविभेद कणों से मिलकर बना है, एक निकाय है तथा n1 n2 n3 nr कणों से वह मिलकर बना है, ये हमने माना है। माना n1 n2 n3 nr कणों की जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं वह क्रमशः क्या है, E1 एनर्जी है, N1 की E1 है, N2 की E2 है, N3 की E3 है तथा NR कण की NR एनर्जी है। ऊर्जा के संगत हैं। कणों की कुल संख्या क्या है, N है तथा निकाय की कुल ऊर्जा एनर्जी क्या है, E है। नियत है, हमें संतुलन अवस्था में ऊर्जा वितरण फलन ज्ञात करना है। सांख्यिकी विधि के अनुसार संतुलन अवस्था में जो वितरण नियम नहीं होगा इसके लिए प्रायिकता अधिकतम होगी। यदि निकाय परमताप T पर ऊष्मीय संतुलन में है तो निकाय जो नियतांक जो होगा B वह 1/kT होता है। अतः K जो है वोल्टेज में नियतांक है यहाँ पे। तब उपयुक्त समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, B = 1/kT से NR = NR कण की एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, GR/e⁻⁴ प्लस ER/kT-1 हो जाएगा। या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NR = GR/AE⁻⁴ जहाँ E⁻A नियतांक है क्योंकि जो A है वह कणों की कुल संख्या का गुणांक है जो कि ताप पर निर्भर करता है। उपयुक्त बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का वितरण फलन है। ये जो आप देख रहे हैं NR = GR/AE⁻⁴ जो है यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का वितरण फलन है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SN बोस का जीवन परिचय तथा उनके शोध कार्य का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं SN बोस का जीवन परिचय और इनका क्या शोध कार्य रहा वह हम यहाँ पे देखेंगे। कोलकाता में एक बंगाली परिवार में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1994 को हुआ था। प्रारंभ से ही जो सत्येंद्रनाथ बोस हैं वह असाधारण प्रतिभा के धनी थे तथा उनके पिता तथा उनके जो मित्र हैं उन्हें सत्येन नाम से पुकारते थे। सन 1913 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उनके प्रमुख विषय गणित तथा भौतिक थे। उनके सहपाठी मेघनाथ साहा थे और दोनों मित्र ने सन 1915 में अप्लाइड मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और सन 1916 में दोनों मित्रों ने कोलकाता विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज
में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुए। एस.एन. बोस ने सन 1919 में वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा सन 1905 में सापेक्षतावाद का सिद्धांत पर प्रकाशित जो शोध पत्र उन्होंने किया था, उसी के आधार पर अंग्रेजी अनुवाद कर अपनी प्रथम पुस्तक प्रकाशित की थी एस.एन. बोस ने। और सन 1921 में श्री बोस ढाका विश्वविद्यालय में रीडर पद पर नियुक्त हो गए। वहां उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए तथा उनके विज्ञान पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र प्रकाशित किए। गणितीय भौतिकी में आपका प्रमुख योगदान था। आपने बोस सांख्यिकी को जन्म दिया। सो आई होप आपको एस.एन. बोस का जीवन परिचय और शोध कार्य क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइजेनबर्ग का भौतिक में योगदान का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी नोट डाउन कर पाएँ। यह बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड बहुत जल्द मैं मैथ्स का भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आंसर। हाइजेनबर्ग का भौतिक में योगदान। हाइजेनबर्ग का भौतिक में योगदान हम देख रहे हैं। 5 दिसंबर 1901 को जर्मनी में जन्मे वर्न कार्ल हाइजेनबर्ग एक जर्मन सैद्धांतिक भौतिकविद थे। इन्होंने जो है क्वांटम यांत्रिकी का जन्मदाता माना जाता है। वर्न हाइजेनबर्ग जो है, इन्हें क्वांटम यांत्रिकी का जन्मदाता माना जाता है और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वह जर्मन में ही हुई है। और इनका जो प्रारंभ से ही प्रतिभाशाली छात्र थे यहाँ, और इनकी जो गणित और भौतिक विषय में विशिष्ट रुचि थी। सन 1925 में इन्होंने अपना प्रथम शोध पत्र क्वांटम यांत्रिकी का मैट्रिक्स सूत्रीकरण पर प्रकाशित किया था। और सन 1927 में इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी का मूल नियम अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में बताया कि दो संयुग्मी भौतिक राशियों के मापन में यथार्थ एक निश्चितता मान तक ही संभव है। एक निश्चित मान तक ही संभव होता है। उनके अनुसार यदि किसी कण की स्थिति अनिश्चित है, डेल एक्स है, तथा संवेग भी अनिश्चित है, डेल पी है, तो जो डेल एक्स इंटू डेल पी का जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगी वह ज़्यादा आएगी या बराबर आएगी एच के। जहाँ एच क्या है, एच की जो वैल्यू है एच अपॉन 2 पाई, तथा एच यहाँ पे प्लांक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड है। इसका अर्थ है कि यदि कण की स्थिति के मापन में यथार्थता अधिक है तो उसके संवेग के मापन में यथार्थता कम होगी। लेकिन दोनों राशियों की यथार्थता की अनिश्चितताओं का गुणनफल h 1.05 इंटू 10⁻³ की कोटि का होगा। इस नियम के दो अन्य रूपों में निम्न प्रकार से दिया गया है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेल ई इंटू डेल टी जो है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है एच के, या डेल जे इंटू जो डेल फाई होता है इज ग्रेटर देन होता है और इक्वल होता है एच के। जहाँ डेल ई जो है ऊर्जा के अनिश्चितता तथा जो डेल एच है वह समय की अनिश्चितता को व्यक्त करता है। इसी प्रकार जो डेल जे है वह कोणीय संवेग की अनिश्चितता को व्यक्त करता है, और जो डेल फाई है वह कोणीय स्थिति की अनिश्चितता को व्यक्त करता है। तो कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति की अनिश्चितता के में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं, और ऊर्जा और समय की अनिश्चितता में भी इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप फ्रेंड्स this video is really helpful for you. Thank you for watching my video and please share with your friends, that's why उनकी भी हेल्प हो जाए।